द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ तक छोड़ा था। ठीक है कि ये हमने रिसीव का जो क्वेश्चन था ये आपको हमने करा दिया था। तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कीजिए। तो सिंपल है, आप डेफिनेशन जानते हो, एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हो, या आपने जो पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से लिख सकते हो। क्या कि करंट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रीजन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन लिख देना, ईजिली है। फिर इसी में क्वेश्चन क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं लॉजिक समझाता हूँ। इसका क्या है कि द रजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके, इन डूइंग सो इफ अदर पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट रिमेन अनचेंज्ड। आपको ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, द हीटिंग इफेक्ट इन द रजिस्टेंस विल बिकम। ये 1 नहीं है, ये 1 मार्क्स का है, इस वजह से ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया। तो ये 1 रजिस्टेंस नहीं दे रखा है, ये 1 मार्क्स दे रखा है। तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें तो क्वेश्चन जो मेन है वो देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या रजिस्टेंस को हाफ करने से जो हीटिंग इफेक्ट जो रजिस्टर का है वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, या 1/4 हो जाएगा, या 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या होगा बताइए। देखो, मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कि एच का फॉर्मूला आप क्या जानते हो बच्चे। एच का फॉर्मूला देखो, ड्राइव तो मैंने बता ही रखा है लेक्चर में, आप देख लेना। और मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला देखता हूँ, क्या होता है, I² R/T। ये होता है, ये आप जानते हो, I² R/T। ठीक है, यही मेन फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है, कौन सा होता है, ये होता है H = V² R। यहाँ पे यदि आप रख दोगे तो ये V² RT होता है, V² RT। ओके सॉरी, इरेज हो गया, मैं दोबारा लिखता हूँ। H = I² RT। एक तो ये आप जानते हो, एक जानते हो क्या, H = V² R/T। ठीक है, तो ये जो है ना, ये तो मैथमेटिकली करेक्ट है, ये मैथमेटिकली करेक्ट है। बट ये हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि इसके हिसाब से कि जो रजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपना रजिस्टेंस का हिट जो होता है, और जो वोल्टेज का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। ये मैथमेटिकली करेक्ट है क्योंकि हमने ओम्स लॉ से ड्राइव कर लिया, लेकिन ये इसको बाय डेफिनेशन नहीं हम इसको यूज करेंगे। हमारा जो डेफिनेशन है वो यही है, क्या है कि ये समझो, ये हमारा यही है, H = I² RT। ये है हमारा मेन फार्मूला। तो H = I² RT है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि R को क्या क्या है। तो H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² का, पहली तो ये है। और H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R का, ये भी सही है। और H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। ठीक है, तो ये तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्या होगा, यदि मैं करंट को डबल करूंगा तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। यदि मैं करंट को हाफ करूंगा तो हीट जनरेशन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जब यहाँ पे पुट करोगे तो आप देख लेना। फिर उसके बाद हीट जो है रजिस्टेंस के, यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है कि रजिस्टेंस को यदि हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो बच्चा, एक तो यहाँ पे जो मेन जो आपको दिया है ना, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, क्या है कि जब आप रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा कि ओम्स लॉ से करंट तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये रूल तभी लगेगा जब आपको क्वेश्चंस में नहीं दे रखा हो। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है बच्चों, क्या लिख रखा है देखिए, मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि जो करंट अदर पैरामीटर्स है ना, वो अदर पैरामीटर ये अनचेंज्ड है। मतलब कि जो वोल्टेज है, करंट है, ठीक है, रेसिस्टिविटी, ये अनचेंज्ड है, टाइम अनचेंज्ड है। तब पूछ रहा है कि हीट रेजिस्टेंस का क्या होगा। हाँ, तब आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या कि यदि आप रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे ना, I² RT से यदि इसको हाफ करेंगे रेजिस्टेंस को, तो आपका हीट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाफ करेंगे तो हीट प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा। और यदि रेजिस्टेंस डबल करेंगे तो हीट प्रोड्यूस जो है वो डबल हो जाएगा। ये तब है बच्चा, जब ध्यान रखना, जब आपको ये लिख रखा हो क्वेश्चन में कि इफ़ अदर पैरामीटर्स ऑल पैरामीटर्स आर अनचेंज्ड, मतलब यहाँ करंट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन
तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं पहले ये बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ये हीट प्रोड्यूस भी हाफ हो जाएगा। लेकिन बच्चों यदि यहाँ पे मान लो कि ये वर्ड नहीं लिखता कि अदर पैरामीटर्स आर अनचेंज्ड, तो क्या होता है यहाँ पे कि आप जानते हो कि आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स होता है वी अपॉन आर। ठीक है, ओम्स लॉ से वी स्क्वायर वी अपॉन आर जानते हो। अब आप यदि रेजिस्टेंस को हाफ करने की बात करो, रेजिस्टेंस हाफ करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू रखोगे यहाँ पे वी अपॉन आर टू, वी अपॉन आर अपॉन टू, तो ये टू ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। अब वी अपॉन आर क्या है, ये आई डैश मान लो, ये आई डैश का हमने मान लिया, तो वी अपॉन आर आई, तो टू आई हो गया ना। तो इनिशियल जो करंट था उसका क्या हो गया, टू डबल टाइम हो गया, टू टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप करंट को, जब आप रेजिस्टेंस हाफ करते हैं तो उसमें क्या होता है, ओम्स लॉ से करंट डबल हो जाता है। तो जब आप हीट वाले फॉर्मूला में देखोगे तो हीट वाले फॉर्मूला में क्या मिलेगा, हीट वाले फॉर्मूला में लिखता हूँ तो इसमें हमें H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी मिलता है। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो कि मैं रेजिस्टेंस को हाफ कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस हाफ करोगे तो देखो एक सेकेंड, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस को देखो हाफ यदि आप करेंगे तो H इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू हो जाएगा आई स्क्वायर। देखो रेजिस्टेंस हाफ करने से करंट क्या हो गया, डबल हो गया। तो करंट डबल यहाँ पुट करोगे तो क्या पुट करोगे, यहाँ पे टू आई पुट करोगे ना, टू आई का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू आर अपॉन टू इंटू टी, यही पुट करेंगे, आर अपॉन टू इंटू टी। चलो अब हम देखते हैं क्या कि जो H जो हो जाएगा, H जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i स्क्वायर इंटू आर अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, यदि हम इसको H डैश मान लें तो ये हो जाएगा। अब देखो दो से दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और टू से टू कैंसिल होने का मतलब ये हो जाएगा 2i स्क्वायर आर टी, 2i स्क्वायर आर टी। और 2i स्क्वायर आर टी हम क्या इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, H है, यही है हीट का फॉर्मूला ये। तो मतलब H डैश किसके बराबर हो गया बच्चा, H डैश जो हो गया 2H के बराबर हो गया, H डैश क्या हो गया, 2H के बराबर हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब आपको ये नहीं देगा ना कि जो अदर पैरामीटर्स है, अदर पैरामीटर जो है वो अनचेंज्ड है, तब उस केस में क्या होगा कि आप जानते हो कि ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस हम वेरी करते हैं तो करंट भी वेरी होता है। ठीक है, तो करंट कितना वेरी होता है, डबल हो जाता है। तो डबल के केस में क्या होता है, इसलिए अब ये नहीं कह सकते हो कि सर रेजिस्टेंस हमने हाफ किया तो हीट हमारा हीट जो है वो डबल क्यों हो गया, हीट प्रोड्यूस जो है इनिशियल वैल्यू के डबल क्यों हो गया। क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि ये करंट यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है। आप खुद सोचो एक बार कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और R भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक पैरामीटर ऐसा है कि जो कि उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब I के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यदि आप हीट, जब आप रेजिस्टेंस को हाफ करोगे ना तो करंट आपका डबल हो जाएगा। करंट डबल होने से इसके कारण हो जाता है हीट डबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आई स्क्वायर में इंक्रीज करता है, और आई स्क्वायर के H जो है आई स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब यहाँ पे करंट का डोमिनेंट क्या हो जाता है, इसका जो करंट का जो फैक्टर है ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसकी वजह से हम रेजिस्टेंस हाफ करने से ये नहीं कह सकते कि हीट जो है हाफ हो जाएगा। हाँ, ये जवाब, ये आंसर तब सही होगा जब ये क्वेश्चन में लिख रखा है साफ साफ कि ये जो है अदर पैरामीटर्स अनचेंज होगा। ठीक है, तो होगा। यदि अदरवाइज नहीं लिखा हो तब फिर हमारा क्या हो जाएगा, इस बाय द कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इनिशियल हीट प्रोडक्शंस के। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया हो, कहीं भी अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके बच्चा, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि क्या बोल रहा है। दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आधारित है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई इज 2/3. The refractive index of medium y with respect to z is 4/3. Find the refractive index of medium z with respect to x. तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल निकाल देंगे हम। क्यों? क्योंकि आपको यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन पता है तो आप लिख दोगे। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन भाई साहब? तो आप जानते हो क्या है कि म्यू जो है, म्यू, यदि मैं म्यू बात करता हूँ किसके, म्यू किसका दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स दे रखा है, मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, मैं ब्लैक यूज कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि म्यू एक्स वाई, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब मैंने ये बताया था कि जो ये हम लिखते हैं ना एक्स वाई, तो इसमें क्या होता है, जो म्यू के
पैरों में होता है ना, जो पास में होता है। ये वाई तो क्या है, चेंज भी हो सकता है, वाई लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं वाई, इधर भी लिख सकते हैं वाई, तो वाई चेंज हो सकता है, लेकिन जो जिसका हम निकाल रहे हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमेशा पैरों में होगा, ठीक है। वो क्या होगा, हमेशा पैरों में होगा। तो मतलब म्यू जो होगा, म्यू जो है वो एक्स वाई, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा। देखो अब मैंने बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उस वो क्या आता है, ऊपर आता है, ठीक है। और जिसका हम निकाल रहे हैं वो मीडियम नीचे आता है। तो हम क्या लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम, वाई मीडियम, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम, ये होगा। और ये आपको दे रखा है क्या, ये आपको दे रखा है कितना, 2/3, ये दे रखा है 2/3, ठीक है। इसी तरह से जब आप लिखोगे म्यू मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो आप क्या लिखोगे, म्यू वाई जेड, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन जेड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन जेड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाई इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मतलब आपको निकालना है म्यू जेड एक्स, और म्यू जेड एक्स क्या हो जाएगा, म्यू जेड एक्स हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन जेड, ठीक है। तो आप इनको देखो यहाँ पे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करके अरेंज करना है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वाई डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स है, और ये स्पीड ऑफ लाइट जेड और ये डिवाइड बाय वाई है। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू पुट कर देना है यहाँ से निकाल के, यहाँ से वाई का वैल्यू पुट करना है यहाँ से निकाल के, ठीक है। तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, वो आंसर आ जाएगा आपको, ये आप लिख सकते हो 9/8 इसका आंसर आ जाएगा, देख लेना करके। नेक्स्ट इसी में क्या बोल रहा है कि यदि स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम यदि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। बहुत ईजी है, अभी हमने देखा था ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाई डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स इक्वल टू कितना था, 2/3 था। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीपल कर देना, हो जाएगा आंसर, ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा कि हाउ विल यू टू आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म सो नैरो बीम ऑफ द वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म इमर्ज आउट एंड सेकेंड प्रिज्म वाइट लाइट। तो ये तो डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको पता है कि एक प्रिज्म लगाना और एक दूसरा प्रिज्म उल्टा लगाना और इसको ड्रॉ कर देना है, कौन इमर्जेंट लाइन है, कौन कन्वर्जेंस लाइन है, कौन रे है, तो आप इसको तो कौन रिफ्रैक्टेड है, ये आप सब डायग्राम याद ही कर लिए होंगे, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो 29 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 ईच वोल्ट। मतलब जो 3 बैटरी है, 3 सेल है 2-2 वोल्ट का, मतलब टोटल बैटरी कितने हो गए, 6 वोल्ट का हो गया, ठीक है। तो 6 वोल्ट का तो बैटरी है। उसके बाद क्या बात कर रहा है, उसके बाद बात कर रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर 10, 20 एंड 30, ये ओम है, ये 10, 30, 20 ओम है, ठीक है। कनेक्टेड आर इन पैरेलल, तो तीनों को कनेक्शन करना है पैरेलल में, तो पैरेलल में कनेक्शन कर देंगे, तीनों को पैरेलल में हो जाएगा, आता है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों को आप कनेक्शन पैरेलल कर दिया। फिर उसके बाद एक प्लग, इसमें प्लग की लगाना है, प्लग की भी लगा दिया सीरीज में, और अमीटर भी लगाना है, अमीटर भी सीरीज में लगा दिया, ठीक है। दोनों सीरीज में आता है, अमीटर और प्लग दोनों, ध्यान रखना, ये कनेक्शन जरूरी है, और यहाँ लिख भी रखा है सीरीज में जोड़ना है। फिर क्या पूछा है आगे, यूज ऑफ दिस सर्किट फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू। तो मैं एक बार डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। ये 6 वोल्ट का यहाँ बैटरी था, 6 वोल्ट का बैटरी, और यहाँ से ये 3 कनेक्शन पैरेलल में है, ठीक है। तो ये 3 पैरेलल में बोला करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। तो मान लो ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है, तो आप जानते हो कि ये पैरेलल में है, तो वोल्टेज क्या होगा, तीनों इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज क्या होगा, यही 6 वोल्ट ही होगा, वोल्टेज सेम होता है तीनों में, और वोल्टेज सेम है तो आप तीनों में करंट निकाल ही सकते हो। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, बस
वी सब में कांस्टेंट है 6, एक बार 10 से डिवाइड कर देना, एक बार 20 से, एक बार 30 से, तीनों में क्या हो जाएगा, रजिस्टर वो करंट निकल जाएगा। फिर पूछा है टोटल करंट बताना है इन रजिस्टर। तो टोटल करंट तो तभी बता सकते हैं जब हमें सर्किट का बताना है। यहाँ पे इंडिविजुअल पूछा था सभी रजिस्टर में, यहाँ पूछा है पूरे सर्किट में। तो पूरे सर्किट में तो हम क्या लगाना पड़ेगा, पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाना होगा। अब पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रजिस्टेंस बनाना होगा। तो हम 10, 20 और 30 को बाय द पैरेलल 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 को इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता हो जाएगा, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस वो करंट निकाल देना। ठीक है, उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस वही अभी पैरेलल वाला जो निकालोगे 1/10, 1/20, 1/30 से जो आ जाएगा वही रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन देख लो, कितना ईजी है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि और में इसी का आया था कि 2 आइडेंटिकल रजिस्टर, ईच ऑफ द रजिस्टर 15 ओम। तो 15 ओम का आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। इन टर्न 6 वोल्ट बैटरी लगाना है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम द कॉम्बिनेशन ऑफ द ईच केस। तो मैंने ये क्वेश्चन जो फर्स्ट या सेकेंड मैंने सीरीज रिवीजन का चलाया था उसमें ये करवाया था मैंने। ठीक है, जब मैं सारे ईयर का कंबाइन क्वेश्चन करा रहे थे तो उसमें मैंने ये करा रखा है, वहाँ से देख लेना। मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ उन बच्चों को जो हमें रेगुलरली फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है अब कि स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब जानते हो फ्लेमिंग के 2 रूल हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड तब यूज़ करते हैं जब हमें फोर्स निकालना होता है, और राइट हैंड तब यूज़ करते हैं जब हमें इंड्यूस्ड करंट निकालना होता है। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, तीनों, एक तो पहला बात लिखना है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर हैंड सच आर इन परपेंडिकुलर मैनर। क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तीनों, ये आप जानते हो। और जहाँ की 4 फिंगर जो होता है वो पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर क्या करता है, मिडिल फिंगर हमें करंट बताता है, तो जो थंब होता है वो बताता है इफेक्ट मतलब जो वहाँ पे आपको फोर्स मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको फ्लेमिंग के जो दोनों रूल है ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बी पार्ट क्या है। तो बी पार्ट देखो ये वैसे इस बार सिलेबस में है नहीं तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट यूज और होम और फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस क्या हो सकता है, मेटालिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस, तो ये हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि गिव रीजन कि रेड कलर सेलेक्ट फॉर द डेंजरस सिग्नल। क्यों किया जाता है, रीजन आप दे दोगे क्या कि रेड कलर हैव अ लॉन्गर वेवलेंथ, सो इट्स लॉन्गर वेवलेंथ, इट हैव लॉन्गर वेवलेंथ, इट ट्रेवल डिस्टेंस लॉन्गर। ठीक है, ओके। द स्काई अपीयर्स डार्क इन स्पेस। क्यों भाई, क्योंकि इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर, सो देयर इज नो पार्टिकल एंड नो स्कैटरिंग। और नो स्कैटरिंग मतलब नो कलर अपीयरेंस, और कोई कलर ही नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लैक होगा, सिंपल सी बात है। आप जब आपका कमरा में लाइट ऑफ कर देते हो अपने कमरे में तो क्या होता है, आपको जो उस आपके जो रूम में डिफरेंट कलर के सामान रखे होते हैं वो भी सब क्या दिखता है, ब्लैक दिखता है, क्योंकि आपके रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो फिर देखोगे कैसे, तो सब ब्लैक दिखता है। फिर हम देखते हैं टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड, ये भी मैंने कितनी बार डिस्कस कर रखा है तो इसको हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम कि स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम। तो आप डायग्राम को देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। और आइडेंटिफाई कीजिए कि मिरर 1 और मिरर 2 कौन सा है और एक एक यूज बताइए। तो बताओ कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, पहले ये बताओ कौन कौन से है। मिरर फर्स्ट में देखो, मिरर फर्स्ट में क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, आई इमेज है, तो वो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है कंपेयर टू इमेज। और इमेज किधर बना हुआ है, इमेज बना है इधर अपोजिट साइड में, मिरर के अपोजिट साइड में। तो ये जो केस है ये आपको नहीं दिख रहा है क्या कि ये कॉनकेव का है, ये किसका है, कॉनकेव का है। क्यों भाई, क्योंकि कॉनकेव ही तो है जो क्या करता है, इमेज को मैग्नीफाइड करता है। ये ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा है, ये बड़ा है। हाँ, होने का ये प्लेन मिरर भी हो सकता है, ये प्लेन मिरर भी हो सकता है, लेकिन हमें जो डायग्राम दिया है ना, डायग्राम के हिसाब से हमें क्या ये कैसा दिखेगा, क्योंकि डायग्राम में आप जानते हो प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक जानते हो आप क्या, कि प्लेन मिरर सेम ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों सेम होता है, तो इसलिए ये हम इसको प्लेन मिरर नहीं कहकर हम कॉनकेव बोलेंगे तो ज़्यादा हमें बेटर कहना सही होगा।
फिर इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है। देखो ऑब्जेक्ट इधर है, बड़ा है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज़ बड़ा रखा है, लेकिन इमेज की साइज़ क्या रखा है, छोटा रखा है, ऊपर से वर्चुअल और है, डॉटेड है। तो ये किस में बनता है, ये बनता है कॉन्वेक्स में। ये किस में बनता है, कॉन्वेक्स में। तो एक कॉन्केव है, एक कॉन्वेक्स है। ये प्लेन भी हो सकता है, लेकिन आप कॉन्केव ज़्यादा इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, बाय द कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद बात करते हैं हम किसका, बात करते हैं हम इसकी एक एक यूज का। तो यूज आप जानते हो, कॉनकेव क्या होता है, मैग्नीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। कॉन्वेक्स क्या होता है, हम गाड़ियों के रेयर व्यू में यूज करते हैं। ओके, तो मैग्नीफिकेशन में कहीं भी आप देख लो, डेंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, गाड़ियों के हेडलाइट में यूज होता है। तो आप बहुत सारे यूज लिख सकते हैं कॉनकेव के। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या है। ये देखो, पावर ऑफ लेंस को मैंने पहले भी बता रखा है, इसके जस्ट हम पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बच्चों कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज ऑफ फाइनाइट साइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है। वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, इन फ्रंट ऑफ लेंस, गिव ऑल पॉसिबल पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेटिंग रीजन्स ऑफ ईच केसेस। देखो ये बहुत ईजी है। अब आपको पता है कि फाइनाइट साइज बताना है, कि मतलब वो फाइनाइट साइज का हो। तो जो आप जानते हो कि जो जितने भी पोजीशंस हैं, मैं पहले कॉन्वेक्स लेंस यदि बनाऊं, तो कॉन्वेक्स लेंस में ये हो गया F, ये F, ये 2F, ठीक है, ये F1 मान लो, ये 2F2 हो जाएगा, ये F2 मान लो, तो ये हो जाएगा 2F2, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो इमेज है वो 50 सेंटीमीटर बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से 50 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो पोजीशन क्या क्या हो सकता है, तो आप एक सारे केस आप जानते हो, कौन कौन से केस जानते हो। आप एक बात तो जानते हो कि सिर्फ एक केस में ऐसा होता है जहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता है, वो वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। वो कब होता है, जब आपका इमेज अब आपका ऑब्जेक्ट जो हो बिटवीन फोकस एंड लेंस के बीच में हो, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो, F1 के बीच में हो, ठीक है, बस एक केस छोड़ के। और उसके बाद ये बोला है फाइनाइट साइज, तो एक जो है एक पोजीशन और छोड़ सकते हो, वो है एट इन्फिनिटी, क्योंकि एट इन्फिनिटी पे आप जानते हो हाईली डिमिनिश्ड बनता है, तो आप उसको फाइनाइट साइज को आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास 4 पोजीशन बच गए। ये चारों पोजीशन का हमें नाम वहाँ पे लिख देना है कि बियॉन्ड 2F, फिर बिटवीन 2F2 एंड F1, सॉरी ये F1 दिया है तो फिर इसको मैं 2F1 देता हूँ, और ये F2 है तो 2F2, अब सही है। तो बियॉन्ड 2F1, बिटवीन 2F1 एंड F1, और फिर एक लिख सकते हो ऑन F2, ठीक है, सेकंड फोकस, और फिर लिख सकते हैं एक हम एट फोकस, ठीक है। तो ये 4 पोजीशन हो गया कि बियॉन्ड 2F1, बिटवीन एक हो गया ऑन 2F1, बिटवीन 2F1 एंड F1, और एक हो गया एट F1। ये 4 पोजीशन है जिसमें कि हमें फाइनाइट साइज देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि एक किसी का डायग्राम बना दीजिए, कोई भी एक पोजीशन का रे डायग्राम बना दीजिए। तो आप जानते हो रे डायग्राम बनाना, तो आप बना लेना, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन भी मतलब लाइट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आप बताइए हमें कि वो ऑब्जेक्ट है, आई इमेज दे रखा है, ठीक है। आप इसको देखकर बताइए कि विदाउट एक्चुअली ड्राइंग द रे डायग्राम स्टेट फर्स्ट। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइप्स ऑफ लेंस, कौन सा लेंस है ये, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, बताइए, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो ये आप खुद सोचो कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन किसके है, बिटवीन फोकस एंड पोल ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, और आपका इमेज किधर बना है, उसी की साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर की साइड ही इमेज बना है, मतलब वर्चुअल इमेज बना है। और वर्चुअल इमेज बना है तो इसका मतलब, और ये पोजीशन और मैग्नीफाइड इमेज बना है, ऑब्जेक्ट से क्या बना है, बड़ा इमेज बना है। तो ये कौन सा लेंस है, ये लेंस है बच्चा कॉन्वेक्स। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। ये रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, समझ में आया। ये रे को, और इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे फोकस से निकलेगा, फिर ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा, और ये दोनों लाइन डाइवर्ज हो जाएगा। ये डाइवर्जिंग लाइन को हम वापस पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, तो ये वर्चुअल इमेज बने। तो हमारा इसका आंसर हो गया कन्वर्जिंग लेंस होगा, मतलब ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा।
ओके, ये हो गया। नेक्स्ट पूछा है कि नेम 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर इमेज सच टाइप ऑफ इमेज इज यूज्ड। तो जहाँ भी मैग्नीफिकेशन मतलब मैग्नीफाइड इमेज कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मैग्नीफाइड इमेज एक तो यूज होता है कहाँ पे, माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप, दो नाम दे सकते हो। ओके, तो दो इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो मैग्नीफाइड इमेज को देखने में काम आता है, मतलब हम छोटे इमेज को मैग्नीफाइड करके देखते हैं, तो वो है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, ये दो आप नाम इंस्ट्रूमेंट का लिख देंगे। फिर पूछा है किया कि लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज इफ़ द लेंस इज रिप्लेस्ड। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना बच्चों थोड़ा सा 5 नंबर में आएंगे, उसमें थोड़ा सा आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब इसमें आपको क्या सोचना है कि लेंस को रिप्लेस कर देना है किससे, कॉनकेव मिरर से, और जिसका फोकल लेंथ एफ रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो f/2 होगा। अब आप खुद सोचो कि यदि ऑब्जेक्ट f/2 पे है, मतलब यदि एक तो इस लेंस को हटाकर और यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा दो, तो कॉनकेव मिरर लगा दिया, ठीक है, और फोकस इसका f है, फोकस f है, मतलब फोकल लेंथ दिया है f, मतलब ये लेंथ दे रखा है f, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखा है f/2। तो इसका मतलब कि ये पोल और फोकस के बीच में ही तो रहेगा ऑब्जेक्ट आपका, और पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो आपका इमेज किधर बनता है, बिहाइंड द मिरर। तो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे कि इमेज फॉर्म्ड इन बिहाइंड द मिरर, ठीक है, और कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, और कैसा होगा, इरेक्ट होगा। तो ये आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई ऑब्जेक्ट दे रखा है f/2, इसका मतलब फोकस और पोल के बीच में ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका हम कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, ठीक है। तो कोई डरने की बात नहीं है, बस आपको मन से पढ़ते रहना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज आइदर ए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड स्टेट सोलेनॉइड। तो करंट कैरिंग स्टेट सोलेनॉइड का हम डायग्राम यदि बनाए ऐसे, तो आप जानते हो कि ये पूछा है कि क्या होगा यहाँ पे, आइदर कन्वर्जेंस होता है या डाइवर्जेंस होता है एंड ऑफ दी नियर सोलेनॉइड। तो ये मान लो कि यहाँ से ये क्या है, ये स्टार्टिंग है और ये एंड है, तो यहाँ पे क्या होता है सोलेनॉइड में, ऐसे डायग्राम बनता है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ कन्वर्जेंस होता है, एंड पे क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है, एंड पे क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है, आप जानते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो ये होगा डाइवर्जेंस। क्यों होगा भाई, क्योंकि डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है ना, डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वो एंड यहाँ पे सोलेनॉइड के एंड पे क्या होता है, डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करने से क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द जो सोलेनॉइड है एंड पे वो थोड़ा डिक्रीज करता है। तो इसका आंसर होगा डाइवर्जेंस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्री रेस्ट अलोंग द पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो किस तरफ होगा, आप जानते हो कि जब आप फ्रीली सस्पेंडेड पार्टिकल्स को मैग्नेट को हैंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट हो जाता है। तो जब आप करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है वो उसको सस्पेंड करोगे तो वो भी एक कैसा बिहेव करेगा, एज ए बार मैग्नेट बिहेव करेगा। और बार मैग्नेट जानते हो, बार मैग्नेट को जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाता है। और ये क्यों होता है, ये सब मैंने डिस्कस किया है जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था। तो नेक्स्ट है ये फ्यूज से है, तो ये वाले टॉपिक है नहीं इस बार, तो इस बार इसको हटाओ, रिप्लेस करो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है क्या कि विद द हेल्प ऑफ लेवल रे डायग्राम शो द पाथ फॉलोड बाय द नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हेन पास थ्रू द ग्लास फ्रेम। ये तो बहुत ईजी है, आप जानते हो डायग्राम बनाना है। देखो प्रिज्म से तो और क्वेश्चन तो आना ही आना है, रे डायग्राम का प्रैक्टिस कर लो, आपकी लाइट मान लो कि लगभग कंप्लीट हो गया, और प्रॉपर्टी याद कर लो, एंड और फॉर्मूले दोनों याद होना चाहिए बस, और फॉर्मूले याद होना चाहिए दोनों, और बहुत इजी फार्मूला है। और एक रे डायग्राम में जो साइन कन्वेंशन है वो ज़रूर ये सही से आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले पता होने के बाद भी क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप साइन कन्वेंशन गलत ले लेते हो तो, ठीक है। वो मैंने बताया है बहुत ईजी तरीके से। व्हाट हैपन इफ़ द बीम इज रिप्लेस्ड बाय ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। तो यदि आप नैरो बीम को हटाकर वहाँ से नैरो बीम जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है इसको रिप्लेस कर दिया जाए वाइट लाइट से, तो क्या होगा। तो प्रिज्म पे आप जानते हो जब वाइट लाइट का जो उसको रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है, 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिलेगा, सिंपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पर्सन और में दे रखा है, ये तो हाइपर मायोपिया और मेट्रोपिया, ये तो हमारे इस बार सिलेबस से है नहीं, तो हम इसे डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर ये क्या पूछ रहा है कि ये पर्सन नीड टू, ये भी वही है, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो देखो ये दोनों पैरेलल में है, ये फिर ये दोनों पैरेलल में, इसके बदले में एक आएगा तो ये तीनों फिर क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, तो ये आप निकाल लेना, ये तो बहुत ईजी है। फिर स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मैंने कितनी बार डिस्कस कर रखा है, ठीक है। उसके बाद
वाई वी नीड 5 एम्पियर फ्यूज, तो ये फ्यूज वाला इस बार है नहीं तो इसको रहने दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इट इज़ ए इम्प्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज, ठीक है। क्या क्यों इम्प्रैक्टिकल है ये बताइए आप। तो आप इसका आंसर दे सकते हो क्या कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है, लेकिन करंट तो हमें क्या चाहिए, हम घरों में वोल्टेज सेम रखते हैं, करंट डिफरेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक बल्ब और एक इलेक्ट्रिक हीटर को अलग अलग करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि हम उसको सीरीज में कनेक्शन कर देंगे तो क्या होगा, सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो दोनों को करंट सेम जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक हीटर को ज़्यादा करंट चाहिए। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इसमें ये दिक्कत पैदा करेगा, मतलब ये कनेक्शन इम्प्रैक्टिकल है, संभव है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक आयरन जो है या इलेक्ट्रिक हीटर अपना काम ही नहीं करेगा, तो हम इसलिए इसको पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं। ओके, तो फिर यही है। अब हम देखो 2020 के जो क्वेश्चन थे ना फिजिक्स के, मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, सारे सेट के, ऑल सेट के, जितने भी सेट के आए हुए थे सारे हमने डिस्कस कर लिए। वो विद इन रीजन दिल्ली का हो या आउट ऑफ दिल्ली हो, सब के सेट के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम 2019 का सारे क्वेश्चन फिजिक्स के डिस्कस करेंगे। तो आप बस चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। गॉड ब्लेस यू।